Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to study population. ठीक है, तो population जो है हमारा ये लास्ट चैप्टर है आपके क्लास 9th का। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है और ये हमारे क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है जहाँ पे हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो पॉपुलेशन चैप्टर है ये आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप डिफरेंट कंपोनेंट देखते हो, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। अब इंडियन ज्योग्राफी कोई ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है क्योंकि हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, दैट्स वाई हम उसको इंडियन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि 9th में हम शुरू से जो चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, मतलब हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात किया हमने। ठीक है, इंडिया के हमने क्लाइमेट की बात की, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की बात की, उसके बाद इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन जो पाए जाते हैं उसकी बात की। अब उसी डायरेक्शन में हम पढ़ रहे ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? इंडिया के रिस्पेक्ट में। अब यही जब हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कैटेगराइज करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं तो ये आप पहले थोड़ा समझ लो। मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ ताकि जब आप चैप्टर पढ़ो खुद से भी, आगे भी कभी आपके फ्यूचर में आए तो आपको पता रहे कि क्या पढ़ना होता है और क्या इसका रेलिवेंस है। क्योंकि जब तक आपको इसका सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस नहीं पता होता है कि इस चैप्टर का कैसे हमारा यूज होने वाला है रियल लाइफ में और या फिर आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तब तक वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता है। तो सबसे पहले आप खुद सोचो कि पॉपुलेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अगर नेचर की वैल्यू है तो वो किसके वजह से है? वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की वजह से ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान चलो कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, ठीक है, अब एक समय के लिए आप इमेजिन करो कि वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, तो कुछ फर्क दिखेगा आपको? तो उसका जवाब क्या है? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तबाही हुई, यहाँ पे कैटास्ट्रॉफ आया, ठीक है, तो वो किसके वजह से आ रहा है? कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स, या फिर आप ह्यूमन ना बोल के लिविंग बींग्स बोल सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो कहीं पे अगर आपके जीव जंतु ही नहीं प्रेजेंट है तो वहां पे बाढ़ है, सुनामी आए, क्या फर्क पड़ता है? किसी का जान थोड़ी ना जा रहा है, कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना, जो है नेचुरल है तो नेचर नहीं बनाया, नेचर नहीं खत्म कर दिया, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होना है। तो कहीं ना कहीं नुकसान की भी वैल्यू कब होती है? जब ह्यूमन बीइंग उससे अटैच हो जाते हैं। बहुत डीप लाइन है, इसको समझना। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा इसको थोड़ा फिलोसफिकल टाइप से सोच सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अपमान भी उसका होता है जो मान रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ना मानो, अपने आप को ग्रेट ना मानो, आप अपने आप को मानो कि मैं एक भगवान का दास हूँ, ठीक है, भगवान ने मुझे बनाया है, अगर आपके अंदर ये भावना रहती है तो कोई आपका अगर आके अपमान भी करके जाता है ना तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि आप जो खुद को समझ रहे हो, ये शरीर समझ रहे हो, या फिर आपके अंदर ये अहंकार होता है कि मैं ये कर लिया, मैंने ये डिग्री ले ली है, मैंने ये क्लियर कर लिया, वो क्लियर कर लिया, और अंत में तो सबको ये शरीर छोड़ के जाना ही होता है क्योंकि ये तो रेंटेड शरीर है। तो जब आपके अंदर ये नॉलेज आ जाती है कि ये कुछ भी अपना नहीं है, ठीक है, तो मान क्या सम्मान क्या। ठीक है, मान भी आपके लिए ठीक है, सम्मान आपको एक बार को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन आपको फिर उसका बहुत ज्यादा आपके सर पे नहीं चढ़ेगा सम्मान। और वैसे कोई आके अगर अपमान भी कर देगा तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होगे। ठीक, तो थोड़ा ये फिलोसफिकल मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपको, ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आए। तो अगर आपका मान ही नहीं रहेगा तो कोई अपमान आपका कैसे करेगा? इन द सिमिलर मैनर अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेंगे, अगर लिविंग बीइंग ही नहीं रहेंगे अर्थ पे, तो कैटास्ट्रॉफ कैसे आएगा? समझ रहे हो? देखो रिलेशन कैसे बैठाया मैंने। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन को ही पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अर्थ पे जो भी फिजिकल फीचर्स के सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, जो भी हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन की बात कर लो, तो वो किसकी वजह से? ह्यूमन बीइंग की वजह से ही तो है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग आपके प्रोड्यूसर हैं और ह्यूमन बीइंग ही आपके क्या है? कंज्यूमर है। तो हम ही बना रहे हैं और हम ही कंज्यूम भी कर रहे हैं। जो नेचर में है वो तो है ही है ना। तो पॉपुलेशन को अगर आप पढ़ते हो, तो अगर अब मैं छोटे एरिया की बात करूँ, तो अगर छोटे एरिया में मेरे को डेवलपमेंट करना है तो वो तभी तो आप डेवलपमेंट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि पॉपुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों पॉपुलेशन को, किसी एरिया के पॉपुलेशन को स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उस जगह को अच्छे से डेवलप कर पाओ या फिर उस जगह को आप मेन स्ट्रीम में लेके आ सको। तो आई होप आप लोग कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर का। अब आते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। इसका मैंने पहले बता दिया, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, आपके जीएस पेपर 1 मेंस के सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इसमें कई सारी टॉपिक्स आती है, सब टॉपिक्स आती है, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो जाता है, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी के ही पार्ट होते हैं। और क्योंकि सब वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, दैट्स वाई उसको हम किस ज्योग्राफी के अंडर रखते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी से आपके प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। तो जो आपका 12th क्लास है ना, मैं पहले ही आपको हिंट दे दे रहा हूँ कि जो 12th क्लास में जो दोनों बुक है आपका
ह्यूमन ज्योग्राफी पे रिलेटेड है। तो अगर 12th क्लास को अच्छे से समझना है तो आपको 9th में ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि इंडिया का डेमोग्राफिक सिनेरियो क्या है, हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ठीक है, हम अभी 2011 से लेकर अभी तक कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं, या फिर आज़ादी से पहले से लेके अभी तक कोई चेंजेस आए कि नहीं, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो मैं आपको डिफाइन कर रहा था कि पॉपुलेशन के बारे में। तो आप इमेजिन करो व्हाट इफ अर्थ हैड नो पीपल, अगर लोग ही नहीं होते तो ये अर्थ कैसा होता, आप इमेजिन कर सकते हो। तो देखो आपने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था अराउंड 5 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे तो कोई आपकी लिविंग बीइंग थी नहीं, ठीक। तो मान के चलो पृथ्वी फटा, है ना, पहले फायर बॉल था, फिर वो ब्लास्ट किया, फिर उसके बाद फिर वो कंडेंस किया, कूल डाउन हुआ, फिर एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, तो इस टाइप के इतने सारे फिनोमेना हो गए, लेकिन आप तो थे ही नहीं, वहाँ पे लिविंग बीइंग थे ही नहीं, तो ये सब हमने ऑब्जर्व नहीं किया और ना ही किसी को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो वही चीज़ होगा कि अगर पीपल नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ हमें फील नहीं होगा, कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो वास्ट फोर्सेस विथ नो वन वॉक थ्रू देम, एंडलेस ऑयल रिजर्व लाइंग अनटैप्ड बीनीथ द ग्राउंड, ठीक है। तो जंगल पड़े के पड़े रह जाएंगे लेकिन कोई भी उसमें चलने वाला नहीं होगा, ऑयल रिजर्व जमीन में रह जाएंगे लेकिन उसका यूज करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये है, तो ये ज्योग्राफिकल लाइन, लेकिन इसको आप रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। हम लोग जीवन भर बोलते हैं ना कि लड़ते रहते हैं कि मेरा ये है, मेरा ये ज़मीन, कोई भी, मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ पूरे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, तो देख रहे हो आपस में भाई भाई लड़ते हैं, ठीक है, घर वाले लड़ रहे हैं ज़मीन जायदाद के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई कुछ हिस्सा के लिए, कोई कुछ हिस्सा के लिए, कोई जॉब के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक अपना भावना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन मान के चलो जिस चीज़ के लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, रिश्ते खराब करते हैं, खुशी से रहना भूल जाते हैं, आखिर वो क्या होता है अंत में जब आप चले जाते हो तो कौन रह जाता है उस घर में रहने वाला। मान के चलो आपने घर कैसे भी लड़ झगड़ के कोर्ट केस करके मान के चलो अपने घर अपने नाम करवा लिया, अपने माँ बाप का घर अपने नाम करवा लिया अपने भाइयों से जीत के, ठीक है, लेकिन अब उस घर में रहने वाला ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसका। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो कौन होगा इतने बड़े घने जंगलों में चलने वाला, ठीक है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा इस रिजर्व का, जो जिसको हम रिसोर्सेस बोल रहे हैं, वो रिसोर्स कहलाएंगे। क्योंकि रिसोर्स का डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि कोई चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, जो कि इकोनॉमिक फिजिबल हो और जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो ये तो रिसोर्स के कैटेगरी में फॉल ही नहीं करेंगे ना। अगर ह्यूमन बीइंग के यूज़ में ही नहीं आ रहा है कोई चीज़, या फिर कोई भी लिविंग बीइंग के अगर यूज़ में ही नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो उसको हम रिसोर्स ही नहीं बोलेंगे, तो रिसोर्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म। आप समझ आ रहा है पॉपुलेशन का रोल कि इंसान का क्या प्रेजेंस है अर्थ पे। तो इस स्कूल ऑफ थॉट को हम पॉसिबिलिज्म भी बोलते हैं कि जो है ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालांकि इसके और भी ऑपोजिट बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन ये हम कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ते हैं। आपको बस अभी स्टिक रहना है अपने मेंस और प्रीलिम्स के सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आता है। फिर देखो ह्यूमंस डोंट जस्ट लिव ऑन अर्थ, ह्यूमन सिर्फ रहते नहीं अर्थ पे, वी ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल, हम इस अर्थ को एक मीनिंगफुल में कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं। हालांकि इसके विपरीत बहुत सारा थॉट है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग ही हैं जो कि अर्थ को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ पे जो मीनिंगफुल भी चीज़ें बन रही है वो हम ह्यूमन बीइंग ही बना रहे हैं। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे तो, ठीक है। सो वी टर्न ब्लैक रॉक्स इनटू एनर्जी, तो जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? हम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। फिर हम रिवर्स को पावर सोर्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो रॉ मटेरियल्स पड़े हुए हैं उसको हम एक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा कि पॉपुलेशन का क्या रोल है, कैसे एक ह्यूमन बींग इंटरेक्ट करता है नेचर से। तो बहुत डीप लाइन्स है, बहुत प्यारी लाइन्स है, इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट कभी मिल ही नहीं पाएगा। अब कभी भी मान के चलो आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एथिक्स में आ जाए, एसए में आ जाए, या फिर आपके ज्योग्राफी में ही ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में आ जाए, रिसोर्सेज से रिलेटेड, वहाँ पे आपका मान के चलो ह्यूमन का सिग्निफिकेंस पूछ ले आपका नेचर के रिस्पेक्ट में, क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आप ये सब लाइन ना अच्छे से लिख सकते हो। फिर देखो इवन नेचर्स मोस्ट पावरफुल फोर्सेस ओनली बिकम डिजास्टर्स व्हेन दे कोलाइड विथ ह्यूमन कम्युनिटीज, तो जो नेचर के मोस्ट पावरफुल फोर्सेस है वो भी डिजास्टर का रूप कब लेते हैं? डिजास्टर हम कब बोलते हैं? जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कब बोलते हैं हम? जब बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ है। तो अगर ह्यूमन बींग है तभी हम उसको डिजास्टर भी बोल रहे हैं, अदरवाइज वो डिजास्टर भी कहलाने लायक नहीं है, ठीक है। मान चलो कहीं पे सुनामी आया लेकिन वहाँ पे लोग ही नहीं रहते थे, तो सुनामी को हम सुनामी थोड़ी ना मानेंगे। हम सुनामी को सुनामी तब मान रहे हैं ना जब वो लाखों लोगों की जान लेके चला जा रहा है, ठीक है। या फिर मान चलो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके जा रहा है, तभी तो हमें पता लग रहा है कि अरे भाई सुनामी जैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज सुनामी क्या है? जस्ट मूवमेंट ऑफ वाटर है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। लेकिन सुनामी को सुनामी किसने बनाया? कहीं ना कहीं हमने बनाया। तो वही इसमें बोलना चाह रहा है कि डिजास्टर भी कब है कोई चीज़? जब वो कुछ नुकसान कर रहा है, किसको? ह्यूमन बींग को, या ह्यूमन बींग से बनाए हुए कुछ चीज़ों का। समझ आ रहा है ये लाइन?
फिर देखो, अ सुनामी इज एन एम्प्टी ओशन इज जस्ट मूविंग वाटर। तो सुनामी क्या है आपका, काइंड ऑफ आपका जस्ट मूविंग वाटर है, बट हिटिंग अ कोस्टल सिटी बिकम्स अ कैटास्ट्रॉफ दैट रिशेप्स हिस्ट्री। समझ आ रहा है? फिर देखो आगे, पॉपुलेशन एज अ पाइवटल एलिमेंट। तो ये भी आपका एक टॉपिक बन जाता है कि पॉपुलेशन कैसा आपका आपका एक पाइवटल एलिमेंट है, ठीक है। सो पॉपुलेशन सिट्स एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी स्टडी अबाउट सोसाइटी। तो जो सोसाइटी को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो आपका हार्ट ऑफ एवरीथिंग है, ठीक। सो इट इज़ द लेंस थ्रू विच वी व्यू द वर्ल्ड। तो बहुत ज़्यादा पोएटिक लाइन लिखा हुआ है, आप इसको, आपको मजा आ रहा होगा है ना ये लाइन पढ़ के, कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है ये लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। मतलब मान के चलो, अगर मुझे किसी कॉन्टिनेंट का या किसी स्टेट का या किसी सिटी का या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा, वहाँ के पॉपुलेशन को बारे में जान के, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अरे यार ये एरिया बहुत गंदा है, तो किस बेसिस पे हम बोलते हैं ये एरिया बहुत गंदा है? या तो वहाँ के पॉपुलेशन बहुत खराब है, मतलब जो वहाँ की जनता है वो इलिटरेट जनता है, उनमें सिविक सेंस नहीं है, ठीक है। या फिर हम वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में अभी देख लोगे कुछ एरिया में, गांधी विहार देख लो आप, ठीक है, मुखर्जी नगर के आसपास वाला जो इलाका है पूरा बाढ़ आया हुआ है, पूरा एकदम ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक रहता है, ठीक है, पूरे सड़कों पे पानी भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोल रहे हैं खराब एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं है, जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तब उसको एरिया को हम बोल रहे हैं खराब बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका पॉपुलेशन है, इट एक्ट एज अ लेंस थ्रू विच यू सी दी सोसाइटी। समझ आ रहा है? फिर देखो, देयर आर नो रिसोर्सेज टू डिस्कवर, नो डिजास्टर टू सर्वाइव एंड नो स्टोरीज टू टेल, राइट। देन एवरी माउंटेन, रिवर एंड फॉरेस्ट ओनली बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन ह्यूमंस इंटरेक्ट विथ इट। तो कोई भी माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, ये सब मीनिंगफुल कब बनेंगे? जब ह्यूमंस उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो बार बार वही चीज को बोल रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बोल रहे हैं, ठीक है। देन वी आर बोथ क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स। तो हम ही क्रिएटर हैं, हम ही कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है। वी आर द बिल्डर्स एंड यूजर्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। तो इसको, ये सारे जो लाइन है ना, इसको आप डायरेक्टली मेंस में अगर यूज कर देते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है कि हम ही क्रिएटर है, हम ही कंज्यूमर है, हम ही बिल्डर है, हम ही यूजर है ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। हम किसी चीज को रिसोर्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है? हम ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी स्कूल ऑफ थॉट को क्या बोलते हैं? हम पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। सो इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन इज क्रूशियल। हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर, वेयर डू वी चूज टू लिव, व्हाई आर आवर नंबर्स ग्रोइंग, व्हाट मेक्स ईच कम्युनिटी यूनिक। तो ये सारे जो सवाल है ना, ये आपके पॉपुलेशन इसका जवाब देता है। अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब हम पॉपुलेशन का जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आप उसको पिलर्स में डिवाइड करो। अब यहाँ पे ये चीज गिवन नहीं है, मैं आपको एक पिलर्स में डिवाइड करके बता रहा हूँ ताकि आपको सोचने में आसानी रहे। तो मान के चलो किसी एरिया का हमें पॉपुलेशन को स्टडी करना है, ठीक है। मान चलो एक्स एरिया है, अब यहाँ के पॉपुलेशन को मुझे स्टडी करना है, तो अब पॉपुलेशन को मैं किन कैटेगरी में स्टडी करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट जाके आप लोगों को, एक एक लोग को तो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं कुछ एक फैक्टर्स रखूंगा, कुछ पिलर्स रखूंगा जिसके अराउंड मेरी स्टडी होगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पे आपकी डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में क्या आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो एज के बेसिस पे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। वैसे ही मैं आपके जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करूंगा कि यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा रहती हैं या पुरुष ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा रहते हैं या यहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्किल्स या फिर एम्प्लॉयबिलिटी के बेसिस पे एरिया को स्टडी करोगे, पॉपुलेशन को स्टडी करोगे, स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी। फिर आप अब एम्प्लॉयबिलिटी में भी आप देखोगे किस टाइप का एम्प्लॉयबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल रोजगार तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ काम करके लोग पैसे कमा लेते हैं, लेकिन क्या उसके स्किल के साथ वो मैच कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी चीज़ हम स्टडी करते हैं। फिर आप एजुकेशन बेसिस पे देखते हो कि इस एरिया में एजुकेशन कितना है, मतलब इसको अगर हम रिलेट करना चाहें तो लिटरेसी रेट, बेसिकली आप लिटरेसी रेट देखते हो किसी एरिया का कैसा है। मान के चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ऐसे XYZ बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके, तो अभी बस समझने के लिए ले लो। तो अब मान चलो किसी एरिया का हमें पॉपुलेशन स्टडी करना है, ठीक है, और हमें पता है कि इस एरिया में ना बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सरकार में हो, ठीक है, आपके अंदर मान के चलो कोई मंत्रालय है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको डेवलपमेंट करना है इस पर्टिकुलर एरिया का। तो अब आप उसको कैसे डेवलप करोगे, कैसे प्लान बनाओगे? चाहे आपके वो मान के चलो सेक्रेटरी हो, ठीक है, जो कि IAS ऑफिसर ही होते हैं, और वो आप लोग भी बनोगे जब इस एग्जाम को क्लियर करोगे। तो जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो आपके असिस्टेंट होते हैं मिनिस्टर्स के, वो कैसे प्लान करते हैं किसी एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का रोड मैप कैसे तैयार करते हैं,
कहीं ना कहीं वहाँ के पॉपुलेशन को स्टडी करके। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने पॉलिसी में क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे, वो ये इंक्लूड करेंगे कि अगर कहीं पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जगह जगह पे आपके लिफ्ट हो, फिर आपके वहाँ पे और भी उनके कन्वीनियंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, उस एरिया पे स्पेशल फोकस किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर जनता है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उनके लिए पार्क बना दिया जाए ताकि वहाँ पे वो जाके समय व्यतीत कर सकें, वो लोनलीनेस ना फील कर सकें, अपने पीयर ग्रुप के साथ वो मिल सकें, ठीक है, ओल्ड एज ग्रुप के साथ जिसको बोल रहे हैं हम। वैसे ही उस एरिया की थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि पता ही है कि ओल्ड एज में लोग थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। समझ आ रहा है आपको। तो अगर मेरे को पता लग गया कि इस एरिया में आपके ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मैं उस एरिया को उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करूंगा, है ना। फिर अगर मैं मान के चलो कहीं पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप करता हूँ, मान चलो कोई प्राइवेट कंपनी है, तो अगर प्राइवेट कंपनी को पता लग जाए कि यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो यूथ पॉपुलेशन जो है वो स्किलफुल है, तो देखो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप भी होता है। क्यों? क्योंकि उनको फिर वर्कफोर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, है ना, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छी स्किल्स वाले वर्कफोर्स वहाँ पे उनको मिल जाएंगे, जिससे उनकी कंपनी का ही ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। वैसे ही जेंडर बेसिस पे हम देखते हैं, मान के चलो कहीं पे महिलाओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर मान चलो कहीं पे महिलाओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सेटअप हो सकता है। तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे मतलब टर्म्स में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इधर हमारा जो टॉपिक है पॉपुलेशन है, तो बस आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। वैसे ही स्किल्स देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी देखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है, ये सब देखते हैं। तो अगर किसी भी एरिया को, किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे, कुछ हमें पिलर्स के अराउंड सोचना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ आएगा कि यहाँ पे किस टाइप की पॉपुलेशन रहती है, ठीक। अब वही चीज़ दे रखा है यहाँ पे, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि पॉपुलेशन को समझना क्यों क्रूशियल है, ठीक है। तो ये बताता है कि हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर, कि कितने लोग रह रहे हैं, फिर वेयर डू वी चूज टू लिव, हमें कहाँ रहना चाहिए, ठीक है। वाई आर आवर नंबर्स ग्रोइंग, क्यों पॉपुलेशन आपका ग्रोथ हो रहा है। व्हाट मेक्स ईच कम्युनिटी यूनिक, तो आपके जो डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है वो यूनिक एक दूसरे से कैसे है, ठीक है। तो ये पता लगता है अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो इन सब के बारे में जो डिटेल्स हमें मिलता है उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सेंसस, ठीक है। तो सेंसस आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओगे किस लिस्ट में मेंशन है, राइट। और सेंसस कौन करवाता है, तो क्योंकि ये आपका पॉलिटी का पार्ट है तो आपको रोहन सर पढ़ाएंगे, आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉलिंग कर लेना है। मैं आपको बता ही देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा सर को आता नहीं है। तो जो आपकी सेंसस कमीशन होती है या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस। इवन आपके ईसीआई भी कई बार आपके सेंसस करवाता है, ठीक है। और ये किसके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंसस है ये कहीं ना कहीं इंडिया के डेमोग्राफी के बारे में डिटेल्स देता है कि इंडिया की डेमोग्राफी में कितनी डाइवर्सिटी है, किस टाइप की पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। सो दिस पेंटिंग अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ हु वी आर एज अ नेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंसस में क्या क्या हमें पता लगता है, नंबर्स पता लगता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पीपल लिव इन अ कंट्री एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता लगता है कि कहाँ पे आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। फिर आपका ग्रोथ पता लगता है कि आपके पॉपुलेशन किस ट्रेंड पे ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है या बहुत कम ग्रोथ हुआ है। तो इंडिया के केस में आपको पता ही है कि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इन दी लास्ट फ्यू डिकेड्स। उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि किस टाइप की पॉपुलेशन आपकी, कहीं पे लिटरेसी, जैसे केरला जाओगे आप तो वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत हाई है, ठीक है। वही आप बिहार जाओगे तो बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जो क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे, है ना, मतलब कितनी क्वालिटी आपकी जनता रहती है, ये भी आपको सेंसस से पता लग जाता है। फिर देखो आपके पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे और ये फैक्ट्स को आप डायरेक्ट एज अ डेटा यूज कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, या फिर डायरेक्टली आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये फैक्ट। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए और ये सारे फैक्ट आपके 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। The population is not evenly spread across the country, with some states having significantly higher population than others. तो ये तो नोन है कि अगर मान के चलो पूरा देश भारत है हमारा प्यारा, तो सारे स्टेट्स में सिमिलर पॉपुलेशन तो होंगी नहीं, हर जगह पॉपुलेशन डेंसिटी सेम तो होगी नहीं। कहीं पे मान के चलो ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो कोई भी जगह पे आपके इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमने रिसोर्सेज में ही पढ़ा था, तो रिसोर्सेज भी आपके क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे जो पॉपुलेशन भी है दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आया? तो एज पर 2011 इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.28 बिलियन, जो कि 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। और अभी देखोगे तो अराउंड 1.45 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी, ठीक है। और हमने चाइना को भी सरपास कर दिया है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड का हम लगभग 17% वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं। देन इंडिया का जो एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में एक्सटेंडेड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी पता होना चाहिए। और ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वर्ल्ड का 2.4% ऑफ एरिया है, ठीक है। देन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर आता है आपका बिहार, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में अकेले ही आपके 16% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, विच इज अराउंड 199 मिलियन। फिर देखो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन आपके सिक्किम स्टेट में रहते हैं 0.6 मिलियन, और लक्षद्वीप स्टेट में रहते हैं। अब इसको आपको लॉजिक लगाना, सिक्किम में क्यों कम रहती है, क्योंकि सिक्किम जो है वो आपका पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स वहां से शुरू हो जाते हैं। फिर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ इन 5 स्टेट्स में रहती है ना, जो कि आपके टॉप 5 पॉपुलस स्टेट है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। फिर जो राजस्थान है, इट इज लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड ओनली 5.5% ऑफ पॉपुलेशन लिव देयर। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है व्हाट कुड बी रीजन ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर रीजन थोड़ी ना होता कोई, ये तो नेचुरल है। नहीं भैया, हर चीज के पीछे रीजन है। अगर एक पत्ता भी हिल रहा है ना, तो उसके पीछे भी रीजन है। तो आप सोचो यहाँ पे, आपको अब यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करना, अपने ब्रेन को एक्टिव मोड में लाओ। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको ज्योग्राफी की बहुत बड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आप ज्योग्राफर होगे तभी आप ये चीज़ बता सकते हो। आप अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी अच्छी है तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हो। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि इंडिया में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ये किस वजह से देखने को मिलता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके जो आपके टोपोग्राफी होता है वो भी इसको डिटरमाइन करता है कि आपकी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो आपके माउंटेनियस रीजन है, तो ये हमने पढ़ा भी है। तो माउंटेनियस रीजन में जो सेटलमेंट आप देखते हो वो कैसे देखते हो, स्पार्स पॉपुलेशन देखते हो, ठीक है, मतलब फैले फैले सेटलमेंट काफी दूरी दूरी पे होती है। दिल्ली जैसा नहीं है कि घर के ऊपर घर चढ़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आपके टोपोग्राफी डिटरमाइन कर रहा है कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन का सेटलमेंट है वो कैसा है, कम जनता रह रही है, ज़्यादा जनता रह रही है। क्योंकि माउंटेनियस रीजन में वैसे भी लाइफस्टाइल बहुत कठिन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हालांकि अलग बात है वो कि जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है और हालत ख़राब होता है तो सब लोग पहाड़ी की तरफ ही जाते हैं। लेकिन ये है कि परमानेंटली वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की दिक्कत और भी बहुत सारी आपके दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो आप में से कोई अगर मतलब पहाड़ी इलाकों से है तो आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हो, है ना। और ये भी चैलेंजेस बता सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस आती है हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में। तो एक रीजन तो मैंने क्या बता दिया, टोपोग्राफी बता दिया कि टोपोग्राफी की वजह से भी हमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा जो रीजन में जो मुझे समझ आ रहा है वो है आपका लिटरेसी रेट, ठीक है। तो लिटरेसी रेट कैसे डिटरमाइन कर रहा है, तो देखो कहीं पे अगर आपके मान के चलो वीमेन अवेयर हैं या फिर वहाँ की जनता अवेयर है, तो वहाँ पे क्या है कि आपका बर्थ कंट्रोल अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो आप केरला जैसे स्टेट में देखोगे तो वहां पे बिलो रिप्लेसमेंट रेट आ चुका है। जैसे वहां पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2 से भी नीचे है ना, जो कि बिलो रिप्लेसमेंट रेट है। रिप्लेसमेंट रेट आपके 2.1 पे होता है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि अगर इससे आपका फर्टिलिटी रेट आ जाता है तो आपका कहीं ना कहीं जो जनता है वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएगी। मतलब जितनी आपकी जनता है उससे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। जितने लोग जाएंगे उतने लोग आएंगे और ये एक काइंड ऑफ स्टेबल स्टेट में आ जाता है। लेकिन केरला जैसे स्टेट्स में जहाँ पे थोड़ी लिटरेसी रेट अच्छी है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आपको टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलता है। तो अब ये एक सोल रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और ऐसा भी नहीं है फिक्स है कि जहाँ के लोग पढ़े लिखे रहेंगे वहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो इधर मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिटरेसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बिहार में जैसे देखो पता है कि लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो कि लोग बच्चा क्यों पैदा करते हैं, ताकि उनके पास और हाथ है कमाने वाला, ठीक। तो उनकी मेंटालिटी वही है कि जितना ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा घर में पैसा। तो इसके वजह से वहाँ पे बर्थ कंट्रोल होते ही नहीं है, ठीक है। इवन वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी 3 से ज्यादा है। तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी अगर आप देखोगे बिहार की तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, राइट। फिर तीसरा जो चीज रीजन होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है आपका अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो मान के चलो कहीं पे अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया में देखते हो कि बहुत लोग आते हैं। जैसे दिल्ली ही देख लो, तो हर जगह से लोग आके यहीं पे बस गए हैं, ठीक है। ये एक तो इतना छोटा आपका स्टेट है भी नहीं, वैसे यूटी है, ठीक है, नेशनल कैपिटल है। और यहाँ पे हर स्टेट से लोग आते हैं किसके लिए, रोजगार ढूंढने के लिए। अब वो रोजगार चाहे वो सब्जी बेच रहे हैं, चाहे वो बड़ी ऑफिस कॉर्पोरेट हाउस में काम कर रहे हैं, हर तरह से लोग काम करते हैं,
ठीक है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनता है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है। और वहीं पे जो आप रूरल एरिया देखते हो तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर और भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है, एक तो अपॉर्चुनिटी, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ऐसे करके वेरियस रीजन है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि क्यों आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये सब आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको आपको सोचना है। अब मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताई, ऐसा नहीं कि कोई बुक में लिखा है, बुक में भी लिखा है अनडाउटेडली, लेकिन मतलब ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। वैसे आप भी सोच के और चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर देखो सेंसस के बारे में कुछ डिटेल दे रखा है। सो सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली इन इंडिया। द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872. So the first complete census, however, was taken in the year 1881. तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला सेंसस था वो कब हुआ था कंडक्ट 1872 में, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट सेंसस आपका लिया गया था वो 1881 में लिया गया था। तो 1872 में लॉर्ड मायो द्वारा, ठीक है, सेंसस कंडक्ट कराया गया था। सो सिंस देन सेंससेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। तो तब से लेके आज तक हर 10 साल पे आपके सेंसस कराया जाता है। लेकिन इस बार वाला जो सेंसस है काफ़ी डिले हो चुका है, ठीक है, जिसको 2021 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी 2025 में हम चल रहे हैं, अभी तक हमारा सेंसस पूरा नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस रीजन। बीच में कोविड भी आ गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से सेंसस काफ़ी डिले हो चुका है। नहीं तो हर 10 साल में आपके सेंसस कंडक्ट करा लिया जाता है। सो द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। हैव यू एवर सीन अ सेंसस रिपोर्ट? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ इट हैज़ वन, ठीक है। तो आपको भी देखना है ये चीज़ें। अगर आपने कभी सेंसस रिपोर्ट नहीं देखी है तो अपनी लाइब्रेरी में जाके देखना अगर हो तो। ये एनसीईआरटी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये आपका इन्फोग्राफिक दे रखा है, ये एनसीईआरटी का इन्फोग्राफिक है, ठीक है, ये हमने बनाया। तो इन्फोग्राफिक के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन ये है 82.5%, और पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में ही अकेले 17.5% पॉपुलेशन है। समझ सकते हो कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर एरिया वाइज देखोगे तो वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया है। तो अभी इन्फोग्राफिक का ना कुछ मीनिंग है, तो ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि एरिया वाइज तो हम वर्ल्ड का 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज हम वर्ल्ड के 17.5% है। मतलब ये क्या शो करता है कि इंडिया में अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के रिसोर्सेज पे भी अब बर्डन पड़ रहा है, इंडिया की जो कैपेसिटी है वो भी अब खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम आगे ये भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं है इंडिया में, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो फिर आगे देखो इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। तो अब डेंसिटी देख लेते हैं हम कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सब आपके इन्फोग्राफिक्स दे रखा है और इधर मैप दे रखा है, तो उससे समझ आ जाएगा। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ना कहीं आपको बेटर पिक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। देन पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। देन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो नोन है ना। सो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि सिर्फ बांग्लादेश और जापान है जहाँ पे हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है देन इंडिया। तो यहाँ की पॉपुलेशन तो हमसे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमारे इंडिया से ज़्यादा है। तो सिर्फ बांग्लादेश और जापान है। तो ये काइंड ऑफ आपका फैक्ट बन जाता है और ये डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो फाउंड आउट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश एंड जापान। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको पता करना है बांग्लादेश और जापान का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, राइट। यहाँ पे देखो जो 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कितनी थी 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और डेंसिटी रेंज फ्रॉम 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये देख सकते हो कितना ज़्यादा वेरिएशन है पॉपुलेशन डेंसिटी में। एवरेज तो 382 है, लेकिन बिहार में देखो 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी तो बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे, लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ आ रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और बिहार में आपके हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी आपका क्योंकि 2011 तक की सेंसस हुआ है तो इसी को आप सच मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डेंसिटी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे 1000 कहाँ पे एक तरफ 1000 से ज़्यादा और कहाँ पे एक तरफ 20 से भी कम, ठीक है। सो अब ये इन्फोग्राफिक के थ्रू आप समझ सकते हो। देखो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आपके महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में और फिर आंध्र प्रदेश में। बाकी सब और छोटे छोटे स्टेट है, लेकिन आपको टॉप 5 ऊपर के याद रखने हैं।
फिर यहाँ पे इंडिया के मैप के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे 250 और उससे बिलो कहाँ पे होंगे, तो देखो राजस्थान वाले इलाके में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मिलता है, ठीक। फिर हिमालयन रीजन्स में देखने को मिलती है कम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसका ही रीजन मैंने आपको बता दिया। हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिस्पर्स सेटलमेंट का क्या रीजन है, राइट। और वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही देखोगे लेस पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलता है। फिर आप आते हो ग्रीन में, तो 251 से लेके 500 के बीच में, तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाता है। इवन इधर छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है, ठीक है। फिर आपके 501 से 750 के बीच में कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, और पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ये ट्रेंड याद रखना है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और 1000 से ज़्यादा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बिहार और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इवन ये दिल्ली में, तो दिल्ली को कभी मत बोलना, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हो चुका अभी, है ना, लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है आज के समय पे। तो ये जो लाल मार्क है, मतलब यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर देखो आगे, हाई डेंसिटी स्टेट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू फ्लैट प्लेन्स विथ फर्टाइल सोइल्स एंड अबंडेंट रेनफॉल। तो मैंने रीजन बता दिया कि अगर कहीं पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो उसके बहुत सारे रीजन है। तो एक रीजन ये भी है क्योंकि ये प्लेन वाले एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफस्टाइल आसान होती है, यहाँ पे अबंडेंट वाटर रेनफॉल आपके प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, तो लोगों का लाइफ आसान होता है और लोगों को कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम भी मिलता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। फिर देखो आप मॉडरेट डेंसिटी स्टेट, तो यहाँ पे आपको आसाम देखने को मिल जाएगा और मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स है। फिर देखो लो डेंसिटी स्टेट, तो यहाँ पे आपको जो हाई एल्टीट्यूड वाले जैसे हिमालयन स्टेट्स जो हैं वो आपके लो डेंसिटी वाले स्टेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसका रीजन क्या है, रग टेरेन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अभी हिमाचल प्रदेश का हालत देख ही रहे हो आप, है ना, आए दिन क्लाउड बर्स्ट हो रहा है आपके, उसका फ्लडिंग हो रहा है, तो इसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है लो डेंसिटी का। फिर आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉपुलेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये मैंने ऊपर ही आपको डिस्कस करके आ गया, ठीक है। एक तो आपका टोपोग्राफी हो जाता है, ठीक है, फिर आपका अपॉर्चुनिटी हो जाता है, फिर आपका लिटरेसी हो जाता है, ये सब आपका काम करता है। जैसे रग टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट स्पार्स पॉपुलेशन, असम एंड पेनिनसुलर स्टेट हिली ट्रेन है, मॉडरेट रेनफॉल है, लेस फर्टाइल सॉइल है, इसीलिए यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी देखने को मिलता है। और हाई डेंसिटी नॉर्दर्न प्लेन और केरला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट टेरेन है, फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंट रेनफॉल है, फेवरेबल कंडीशन डिस्पाइट साउदर्न लोकेशन। समझ आ रहा है, उसी का ये इन्फोग्राफिक दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। फिर देखो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉपुलेशन के ग्रोथ को देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो देखो कोई भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ आप देखते हो या आपको डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिलती है, वो 3 कारण से हो सकती है, एक बर्थ, दूसरा डेथ एंड तीसरा माइग्रेशन। तो या तो इंसान पैदा हो रहा है तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, या वहाँ पे डेथ हो रहा है तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, या फिर वहाँ पे लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं तो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी। तो तीनों कंपोनेंट याद रखना कि कहीं की भी पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में 3 कंपोनेंट जो इन्वॉल्व है वो क्या क्या है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। फिर देखो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे। अब मान के चलो आपके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत बार आपको ना इंट्रो नहीं समझ आता कि कहाँ से शुरुआत करें। तो ये चैप्टर में आपको बहुत सारे इंट्रो देखने को मिल रहे होंगे। अब आपको पॉपुलेशन को एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे तो कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे, और उसमें अगर बॉडी में मान के चलो ये सब जो डेटाज मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप इस डेटा के साथ सब्सटैंशिएट कर दिए अपने आंसर को तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड आउट कर जाओगे, यू विल बिकम एन आउटलायर, ठीक है। तो आपको अलग से, ऑब्वियस सी बात है, अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग द लास्ट 10 years सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways। तो अब जो चेंज होता है उसको 2 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो आपका एब्सोल्यूट नंबर होता है कि इतने मिलियन से इतने मिलियन बढ़े हैं, और दूसरा आपका परसेंटेज टर्म में देख सकते हैं, है ना। तो अब इसको थोड़ा समझना, ठीक है, इसके पीछे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स लगता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आपका जो अगर एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा हो रहा है तो आपका ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, इसको समझना बहुत ध्यान से। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मान के चलो आपका एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है तो आपका परसेंटेज भी इंक्रीज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको समझते कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 10 से आपका 100 हो गया पॉपुलेशन, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर बढ़ा और परसेंटेज भी बढ़ा है, राइट। लेकिन अगर 100 से 110 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर तो बढ़ा, लेकिन अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें कितना इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया, कम हो जाएगा। समझ आ रहा है। सो एब्सोल्यूट इंक्रीज हम किसको बोल रहे हैं,
टोटल नंबर ऑफ पीपल एडेड ओवर अ पीरियड कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम लेटर पॉपुलेशन। तो कितना बढ़ा है ये कैसे हम निकालेंगे, तो जो लेटर पॉपुलेशन है उसको अर्लियर पॉपुलेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल 2011 के पॉपुलेशन को 2001 के पॉपुलेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको जो एब्सोल्यूट इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। वैसे ही एनुअल ग्रोथ रेट आपको कैसे देखने को मिलता है, परसेंटेज इंक्रीजेस पर ईयर शोज पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फॉर एग्जांपल 2% मींस 2 एडिशनल पीपल पर 100 एग्जिस्टिंग पीपल। अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा कि 1951 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 361 मिलियन, ठीक है। फिर 2011 में आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1210 मिलियन, राइट। मतलब आपके लगभग 121 करोड़ लोग। तो 36 से 121 करोड़ लोग, काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। और उसके बाद टोटल इंक्रीज हमें कितना देखने को मिल रहा है, 849 मिलियन। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है। सो इंडियाज पॉपुलेशन आफ्टर 6 डिकेड्स ऑफ ग्रोथ, और इधर क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर 60 ईयर्स, राइट। अब इसको परसेंटेज टर्म में समझो। तो 1951 में 361 मिलियन थे, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ, 42.43, ठीक है। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, 1.25, राइट। फिर 1961 में 439 मिलियन हो गए, राइट। इंक्रीज कितना देखने को मिल रहा है, 78 देखने को मिल रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे तो। और ग्रोथ कितना देखने को मिल रहा है, 1.96 देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ समझना, ये जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर 846 में मान के चलो अगर हमारा थोड़ा सा भी परसेंटेज ग्रोथ हुआ तो हमारा जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। चीज़ें समझ आई, फिर से समझो। मान के चलो अमेरिका का जीडीपी बहुत बड़ा है ना, 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक। तो उनके लिए ना 2% ग्रोथ रेट भी अगर होता है तो काफ़ी होता है। अगर मान के चलो अमेरिका 2% के ग्रोथ रेट से भी उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, रियल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो वो अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इंडिया में, इंडिया के क्योंकि अभी 4 ट्रिलियन है, राइट, 4 ट्रिलियन से बढ़ चुकी है अभी, तो इंडिया में अगर 7% के रेट से भी हम ग्रोथ कर रहे हैं रियल जीडीपी का, तो एब्सोल्यूट टर्म में हम अमेरिका से बहुत पीछे रहेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट में ट्रेंडिंग कम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो बढ़ रहा है 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, ठीक। फिर यहाँ से कम होना शुरू हो गया ग्रोथ रेट, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म देखा जाए तो ये बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट भी बढ़ रहा था, ग्रोथ भी बढ़ रहा था, यहाँ पे एब्सोल्यूट भी बढ़ रहा था, ग्रोथ भी बढ़ रहा था, यहाँ पे एब्सोल्यूट भी बढ़ रहा था, ग्रोथ भी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब एब्सोल्यूट तो बढ़ा है लेकिन ग्रोथ कम हो गया, एब्सोल्यूट बढ़ा, ग्रोथ कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन 846 मिलियन पे आ गई है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा भी अगर आपका परसेंटेज ग्रोथ होता है तो वो एब्सोल्यूट टर्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो एब्सोल्यूट टर्म में तो हम बढ़ गए लेकिन परसेंटेज टर्म में आप घटना शुरू कर गए, राइट। तो यही चीज़ अब स्टेज आ गया है। अब जो नया डेटा आएगा तो उसमें देखोगे कि परसेंटेज टर्म में अब हम बहुत कम आ चुके हैं ना। हालांकि पॉपुलेशन 145 करोड़ पार हो चुकी है लेकिन परसेंटेज टर्म में अब हम स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देगा मेंशन किया हुआ। तो ये ग्राफ देख सकते हो, ऐसे ऐसे बढ़ रहे यहाँ तक ग्रोथ रेट आपका बढ़ा, 2.2 तक आया, फिर आपके घटना शुरू हो गया। अब सो एनालिसिस अब करना है, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ देखा, अब इसी को एनालाइज करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो 2 ग्रोथ फेज हमने देखा। जैसे 1951 टू 1981 हमने देखा ग्रोथ रेट्स इंक्रीज स्टेडीली, मतलब जो ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज हुआ है वो स्टेडी रेट पे ग्रोथ हुआ है। 361 मिलियन से 683 मिलियन पहुंचे हैं। लेकिन 1981 से ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन देखने मिला, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये पैराडॉक्स किस लिए आ रहा है? सो डिस्पाइट स्लोअर ग्रोथ रेट वी आर एडिंग मोर पीपल देन एवर। क्यों? इसका मैंने बता दिया, लार्जर बेस इफेक्ट। तो जो मैंने बताया ना, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज आपका बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा सा भी अगर आपका परसेंटेज ग्रोथ होगा तो एब्सोल्यूट नंबर में आपको बहुत ज्यादा शो होगा, उसी को हम बोलते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है। सो लार्जर बेस इफेक्ट होने की वजह से व्हेन यू अप्लाई इवन अ स्मॉल परसेंटेज टू 1+ बिलियन पीपल द एब्सोल्यूट इंक्रीज इज मैसिव। सो द 1990s एडेड 182 मिलियन, आवर लार्जेस्ट सिंगल डिकेड इंक्रीज। अब करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अब मान चलो ये सब डेटा जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको आपको यूज करना और लर्न भी करते जाना है अगर आपके डेमोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो। सो डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट शोज फैमिली प्लानिंग सक्सेस। तो जो अभी करंट स्टेटस जो हमें ग्रोथ रेट कम देखने को मिल रहा है, एब्सोल्यूट नंबर में तो हम इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अब कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है, क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो एक तो जो फैमिली प्लानिंग सक्सेस, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है ना, हम दो हमारे दो वाले जैसे कॉन्सेप्ट कि आप 2 बच्चे रखो तो आपको और भी बेनिफिट रहेगी। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही फिर बता रहा है कि ठीक है ग्रोथ रेट तो कम हो चुका है लेकिन एब्सोल्यूट एडिशन अभी भी बहुत बड़ा है। सो इंडिया ने ओवरटुक कर लिया ऑलरेडी चाइना को। पहले चाइना पॉपुलस कंट्री था, अब इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन दी वर्ल्ड एज पर यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये देख लो, ये ग्राफ दे रखा है।
इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1951 टू 2011, तो ये डिक्लाइनिंग रेट शो हो रहा है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ये बढ़े ही जा रहा है, ये वाला ग्राफ देखो ऐसे, तो ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड, एब्सोल्यूट इंक्रीजिंग ट्रेंड, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है इन्फोग्राफिक के फॉर्म में, तो आप रिवाइज कर लेना। फिर देखो प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब क्या क्या प्रोसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, तो मैंने ऊपर बता दिया था, एक तो बर्थ रेट, देन डेथ रेट एंड माइग्रेशन। सो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो जो आपके नॉर्मल लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वो ग्रोथ रेट दे देगा, ठीक है, तो ये नेचुरल होता है। लेकिन आपके माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं मेंस में कि कैसे आपका माइग्रेशन है वो किसी पर्टिकुलर एरिया का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दे रहा है, कल्चर चेंज कर दे रहा है, ठीक है। इसका छोटा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन नेशन में आप देख रहे हो कि अफ्रीकन नेशंस तक बहुत लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब फ्रांस वगैरह में भी ना आपको अफ्रीकन कल्चर्स देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन जो है अब वो सिर्फ लोगों का मूवमेंट तक नहीं सीमित रह गया है, बल्कि वो पूरा डायनेमिक चेंज कर रहा है, किसी जगह के पूरा लैंडस्केप को चेंज कर दे रहा है। तो ये सब काफ़ी डिटेल्ड और एनालिटिकल टॉपिक है, ये जैसे जैसे चैप्टर्स हम आगे बढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। सो बर्थ रेट हम किसको बोलते हैं, इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। फिर डेथ रेट देखो, डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर। द मेन cause of the rate of growth of the Indian population has been a rapid decline in death rates। तो इंडिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो एक हम ना ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बस आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में देखते हैं कि जो फर्स्ट फेज था ना उसमें क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल इतनी एडवांस नहीं हुई थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो क्या होता था कि जितने लोग पैदा होते थे उतने मरते भी थे, तो वो बैलेंस हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब आप फर्दर आगे की स्टेज में जाते हो एज पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो उसमें क्या होता है कि लोगों में अब अवेयरनेस बढ़ने लगी, राइट। तो हमने बर्थ तो कंट्रोल नहीं किया लेकिन हमने डेथ को कंट्रोल कर लिया बाय एडवांसिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैला के। तो इसकी वजह से क्या है कि लोग पैदा तो हो रहे हैं लेकिन अब मर कम रहे हैं, तो अब अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। और वही कारण है कि इंडिया में अभी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक। तो इंडिया में यूथफुल पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूथ लोग रहते हैं यहाँ पे 40 साल से कम वाले। हालांकि ये एक टाइम पे जब स्टेबल हो जाएगा ये पॉपुलेशन, जो कि जैसे मान चलो जापान है, तो जापान में अब स्टेबल पॉपुलेशन आ चुका है, अब वहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बच्चे पैदा करो, नहीं तो क्या होगा ना कि सारे ओल्ड एज लोग रिप्लेस कर देंगे यंग लोग को। तो अगर यंग लोग ही रिप्लेस हो गए तो काम कौन करेगा, है ना। तो यंग लोग का ही रहना बहुत जरूरी है किसी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो अब वहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है यूरोपियन नेशन में या फिर जापान जैसे स्टेट में, जहाँ पे आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना, उनका राइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट तो आपका उन्होंने कंट्रोल कर लिया मेडिकल एडवांसमेंट करके, लेकिन आपके बर्थ रेट वो कम कर लिए, ठीक है। वहाँ पे लोग क्योंकि डिले मैरिज होती है, क्योंकि वहाँ पे वीमेन जो है उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, ठीक है, सक्सेसफुल हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं चाहती हैं शादी करें और बच्चा पैदा करें, एक अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले अलग से, ठीक है। तो इसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं बच्चा पैदा करने, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन आपके कम हो रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन नेशन है, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि इंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैदा करो आप, ताकि उनका जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे, है ना, एक डेमोग्राफिक डिवाइड क्रिएट ना हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आप डायरेक्टली मेंस में यूज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको एनालिटिकल पार्ट बता रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी में आपके मेंशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और पेड कोर्स में इनरोल्ड हो तो थोड़ा आपको एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि पेड कोर्सेज में हो इसीलिए, बल्कि वैसे भी आपको जानना ही चाहिए, है ना। सो डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। सो टिल 1980 high birth rates and declining death rates led to a large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. So since 1981 birth rates have also started declining gradually. तो अब क्या है कि इंडिया में सदर्न स्टेट में आप देखोगे या फिर जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है उन सारे स्टेट्स में अब लोग कहीं ना कहीं अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके वजह से जो हमारी बर्थ रेट भी है वो भी कम हो रही है। तो अब इंडिया में भी एक चैलेंज आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों में हमारी यूथ जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेस होने लगेगी ओल्ड एज पॉपुलेशन से। क्यों, क्योंकि अब बर्थ रेट कम हो रहा है। तो इसलिए जो चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया। वो हालांकि बर्थ तो कंट्रोल कर दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन चाइना में भी क्या हुआ, ओल्ड एज लोग बहुत बढ़ने लगे। अब भाई नए बच्चे आएंगे ही नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी हैं इस पृथ्वी पे एग्जिस्टेड है तो वो लोग तो बूढ़े होंगे ना, तो इसलिए नए लोग का भी आना जरूरी है, लेकिन ये बैलेंस्ड वे में आना चाहिए। अब ये नहीं कि एक एक बार में 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर दिए तो इससे दिक्कत हो जाती है ना। और इंडिया में मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स है ना
उसका कारण यही है पॉपुलेशन। क्योंकि एक तो हम अपने पॉपुलेशन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन हम उन यूथ को स्किल नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट कम है और फिर पॉवर्टी ज़्यादा है। तो अगर हम अपने पॉपुलेशन को एसेट बना लें, उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर लें, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट करा लें, जो कि सरकार करा भी रही है अलग वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल सुपर पावर ईजिली बन सकते हैं। हमारे में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। सो ये आपका एक इन्फोग्राफिक है, यहाँ से देख सकते हो। फिर देखो हाई बर्थ रेट, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, ये हम ऊपर देख के आ रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है ये यहाँ पे गिवन है। तो जब ये आपको हैंड आउट शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से रिवाइज कर लेना। फिर देखो माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन चेंज। अब माइग्रेशन से आप खुद देखना, जाके PYQ देख के आना, ठीक है। वहाँ पे माइग्रेशन से कई सारे सवाल आ चुके हैं, तो माइग्रेशन टॉपिक को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है, लेकिन जब आएगा आपके फर्दर हायर क्लासेस में तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी आप इस टर्म से फैमिलियर हो जाओ, माइग्रेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट, कितने टाइप के माइग्रेशन होते हैं, किन किन वजहों से लोग माइग्रेट करते हैं और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के डेमोग्राफी पे, ठीक। तो सबसे पहले देखो माइग्रेशन, इट इज़ द थर्ड फोर्स रिशेपिंग इंडिया पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन है, बर्थ रेट और डेथ रेट तो डिटरमाइन कर ही रहा है किसी जगह के पॉपुलेशन को, लेकिन माइग्रेशन जो है इट इज़ थर्ड फोर्स जो कि रिशेप करता है इंडिया के पॉपुलेशन को। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मिलियंस चेजिंग ड्रीम्स एंड एस्केपिंग हार्डशिप्स। तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन आपके मिलियंस ऑफ ड्रीम्स को शोकेस कर रहा है एंड एस्केपिंग हार्डशिप। इट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज ड्रिवन बाय होप एंड नेसेसिटी। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं? थ्रू वेरियस रीजन। अब वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं और आपके माइग्रेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग आपके बाहर के देशों में जाते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद आपके बहुत सारे आपकी माइग्रेशन तो मैरिजेस की वजह से होती हैं, जो मान के चलो कोई लेडी रूरल एरिया में और शादी के बाद वो किसी अर्बन एरिया में आ गई, तो शादियों की वजह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है या फिर रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। तो बहुत तरीके के माइग्रेशन आपके इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर माइग्रेशन हम देखते हैं वो किसकी वजह से होता है? वो आपके रूरल टू अर्बन, नहीं तो आपका इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन होता है, जिसमें लोग अपने बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है, एक इंटरनल और एक इंटरनेशनल, जिसको हम एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलते हैं। तो इंटरनल में विद इन द कंट्री हो जाएगा, जो कि रिशेप करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, टोटल नंबर को नहीं। तो अब मान के चलो भारत में 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोग एक जगह से दूसरी जगह जाए तो ये 100 थोड़ी ना चेंज होगा, लेकिन एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे पहले मान के चलो इधर 10 थे, इधर 10 थे, इधर 11 थे, इधर 9 थे, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब इस जगह से इस जगह सारी पॉपुलेशन आ गई, 2-3 छोड़ के, तो इधर की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो सेम रहेगा। और इंटरनेशनल में बिटवीन कंट्रीज माइग्रेट करते हैं। फिर देखो इंडियाज ग्रेट अर्बन माइग्रेशन। सो पिक्चर दिस, एवरी ईयर मिलियंस लीव देयर विलेजेस बिहाइंड, ड्रॉन बाय द ब्राइट लाइट्स ऑफ सिटीज। तो आप देखते होंगे कि बहुत लोग मुंबई जाते हैं अपने सपनों को लेके, है ना, कुछ बनने के लिए। वैसे ही बहुत लोग दिल्ली आते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब बहुत लोग बैंगलोर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके जो खासकर जो IT फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ज़्यादातर बैंगलोर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे IT सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। सो इट इज़ अ क्लासिकल टेल ऑफ पुश एंड पुल माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को कभी भी समझना है तो आपको 2 फैक्टर समझना है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो होता है आपका पुल फैक्टर, एक होता है आपका पुश फैक्टर। अब पुल फैक्टर क्या होता है ये समझो, और ये आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। मान के चलो आप अपने से माइग्रेशन पढ़ोगे तो ये सब आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं सोच सकते हो, ठीक है। तो पुल फैक्टर क्या होता है? बेसिकली कोई चीज़ खींच रहा है, ठीक है। तो अगर मान के चलो अर्बन सिटीज़ में अगर माइग्रेशन का इन्फ्लक्स आ रहा है, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पुल फैक्टर। वही पुश फैक्टर हम किसको बोलेंगे? तो जैसे मान चलो कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, राइट, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हो, तो वहाँ पे आए दिन फ्लड आ रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है, तो अब वहाँ से लोग अगर माइग्रेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसको पुश फैक्टर। मतलब किसी जगह से उनको मजबूरन हटना पड़ रहा है ड्यू टू XYZ रीजन। बहुत बार कैटास्ट्रॉफ के वजह से वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। बहुत बार वो मान के चलो किसी एरिया में क्राइम ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं रहती है, तब भागते हैं। तो कोई चीज़ अगर उनको मजबूर कर रहा है अपनी जगह को छोड़ने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पुश फैक्टर। तो इसको अच्छे समझो। सो पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, तो क्योंकि गांव में बहुत गरीबी होती है तो ये भी एक आपका पुश फैक्टर होता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज, ये सारे आपके क्या हो गए? आपके पुश फैक्टर हो गए।
पुल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो लोग शहर में आने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होती है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाती है, ठीक है। सो अर्बन ग्रोथ आपका कितना देखने को मिला है, 17.29% अर्बन इन 1951, 31.80% अर्बन इन 2011, ठीक। तो 53 मिलियन प्लस सिटीज थी आपकी 2011 में, जो कि अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, 59 मिलियन प्लस सिटीज इन 2023। तो अब अर्बनाइजेशन आपका बढ़ रहा है, तो अर्बन सिटीज, मिलियन प्लस सिटीज का भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हो और इसको डायरेक्ट अपने आंसर में यूज कर सकते हो जब भी आपके माइग्रेशन या अर्बनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है। तो कैसे आपका डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कैसे आपका अर्बन माइग्रेशन बढ़ रहा है। तो 1951 में जहाँ पे 17.29% था, वही 2011 में 31.80% हो गया, जो कि लगभग डबल है। देन इंडियाज एडोलेसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन हम किसको बोल रहे हैं, 10 से 19 साल के बीच में। सो इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक फीचर रिप्रेजेंटिंग 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सो दे आर क्रूशियल फॉर द कंट्रीज फ्यूचर। तो क्यों बोलते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि जो ये 10 से 19 साल के बीच के बच्चे होते हैं ना, इनको आप किसी तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो। अगर इनको सही टाइम पे आपने स्किल डेवलपमेंट कर दिया, तो ये मतलब बोलते हैं ना, दे कैन ब्रिंग वंडर्स टू द कंट्री, ठीक है। देश के लिए कमाल कर सकते हैं एकदम। तो दैट्स वाई हम इनको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखो भाई, अच्छे से खाएंगे तभी तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन क्योंकि पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इसकी वजह से जो ये बच्चे होते हैं ना, इनको सही से न्यूट्रिशनल नीड्स भी इनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे आपको चाइल्ड स्टंटेड दिखेंगे, वेस्टेड दिखेंगे, ठीक है, या फिर अननॉरिश चाइल्ड दिखेंगे। सो हाई न्यूट्रिशनल नीड्स दैन चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशनल नीड्स है ये ज़्यादा है बच्चों से। फिर इनएडुकेट डाइट देखने को मिलता है, और इसी कारण आपके मिड डे मील स्कीम चलाया गया है ना। तो ऐसा नहीं है स्कीम्स हमारे यहाँ पे नहीं है, स्कीम्स तो भरपूर है, बस इम्प्लीमेंटेशन उसका सही से नहीं होता है। फिर आपका हाई एनीमिया रेट्स है। तो आपको पता होगा कि 50% से ज़्यादा महिलाओं में इंडिया में 50% से ज़्यादा महिलाओं को इंडिया में एनीमिया है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपका अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी इनएडिक्वेट डाइट है ना। जो औरत होती है इनको प्रॉपर फीडिंग नहीं होती है, खासकर जब ये प्रेग्नेंट रहती हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे आपके स्कीम चलाया जा रहा है, इंद्रधनुष वगैरह काइंड ऑफ, है ना। फिर आपका बच्चों पे कम ध्यान दिया जा रहा है। तो आज के 21वीं सदी में आप देख रहे होगे कि पहले तो थोड़ा बहुत बच्चों पे ध्यान दिया जाता था, है ना। जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तो माँ बाप बच्चों के साथ समय व्यतीत करते थे या फिर उनके एक्टिविटी पे ध्यान देते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, क्योंकि माँ भी काम करती है, पिता भी काम करते हैं, तो दोनों अपने अपने जॉब में बिजी होते हैं, बच्चे को छोड़ देते हैं घर पे या फिर किसी और के भरोसे, ठीक है। बच्चा रोएगा थोड़ा तो उसके साथ खेलने के बजाय, टाइम स्पेंड करने के बजाय क्या करेंगे, फ़ोन पकड़ा देंगे कि लो बेटा फ़ोन देखो। अब बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है वही जानता है ना। तो इसकी वजह से क्या है कि उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, वो चीज़ आ नहीं रही है। फिर बहुत कम माँ बाप है जो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर में इन्वॉल्व कराते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया का कल्चर ही ऐसा है, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। अरे भैया, किसी को गाना पसंद है तो उसको गाने में ट्रेन करो ना, बचपन से एक बेसिक पढ़ाई करवाओ और गाने में ट्रेन करो, तो क्या पता कल का वो अगला ए.आर. रहमान बन जाए। लेकिन ये सब इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में क्या है भैया, 12 तक पढ़ो, उसके बाद वही घिसा पिटा कॉलेज में जाके आउटडेटेड सिलेबस पढ़ो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, बाढ़ में गया एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। सो अपॉलॉजी फॉर माई वर्ड्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अंदर की भावना निकल जाती है, कोई नहीं, वापस से टॉपिक पे आते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वी कैन इंक्रीज लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन इंप्रूव हेल्थ अवेयरनेस एंड एड्रेस दीज क्रिटिकल इश्यूज। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बहुत बेसिक सॉल्यूशन दे रखा है कि लिटरेसी बढ़ा दो, एजुकेशन बढ़ा दो। यहाँ पे व्हाट तो बताया है लेकिन हाउ नहीं बताया है, ठीक। तो यहाँ से अब आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे सोचना है कि अब हाउ कैसे बढ़ाएंगे। भाई ये तो सबको पता है, एजुकेशन बढ़ा दो, लिटरेसी बढ़ा दो, है ना, ताकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़ जाए। लेकिन ये कैसे करेंगे, तो ये आपका टास्क है, आप मुझे 5 पॉइंट कमेंट में टाइप करके बताओगे। फिर यहाँ पे वही दे रखा है, इंडिया में 20% जो है आपकी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है टोटल इंडिया पॉपुलेशन की। फिर आता हमारा फाइनल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट 2000 में ही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ला दी थी, ठीक है, जिसके तहत हमारा क्या था कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया। तो पहले इस पॉलिसी को देख लेते हैं। सो रिकग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। तो 1952 में आपके कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। फिर आपके कई सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाया गया, जैसे प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। उसके बाद फाइनली आपका आया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ठीक है, जिसको थोड़ा सा डिटेल्ड बनाया गया। सो इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, जैसे एजुकेशन,
कि आप 14 साल के बच्चों तक का जो एजुकेशन है उसको फ्री कर दो और कंपलसरी कर दो। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी पे ध्यान दिया गया कि हमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको 30 पर 1000 लाइव बर्थ से कम लाना है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो 1000 लाइव बर्थ होता है उसमें से कितने बच्चे आपके बच रहे हैं या फिर कितने बच्चों का डेथ हो जा रहा है ना। मोर्टेलिटी मतलब कितने बच्चों का डेथ हो जा रहा है। तो मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 30 बच्चे मर जा रहे हैं। तो इससे हमें कम करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर इम्यूनाइजेशन कि आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाना है। तो आप पता ही होगा कि जैसे पोलियो का आपका वैक्सीनेशन ड्राइव चला था, अभी मिशन इंद्रधनुष प्लस भी आ चुका है ना। तो ये सब प्रोग्राम के थ्रू आपके इम्यूनाइज किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। फिर आपके डिलेड मैरिजेस, तो कहीं ना कहीं मैरिज को डिले किया जाए ताकि लोग, अब डिलेड मैरिज का मतलब क्या हुआ कि एक बार लड़की स्टेबल हो जाए या लड़का स्टेबल हो जाए तब शादी कराया जाए। इसके वजह से क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस रहेगी, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहेगी फीमेल में भी, तो वो अपना एक बेटर डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है, तो लोग के घर वालों के दबाव में आके ऐसा नहीं कि बेटा चाहिए तो 3 बेटियां पैदा कर दी हैं, बच्चा लड़का नहीं हो रहा और लड़के के चक्कर में दे एंड अप प्रोड्यूसिंग 8 चाइल्ड, जिसमें से 7 लड़कियां और 8वां लड़का हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होने की वजह से भी इंडिया में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ ना हो, इसके वजह से डिलेड मैरिजेस को प्रमोट करने की बात की गई। यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की गई। ठीक है, कि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करें, लाइक कॉन्डम्स, लाइक जो भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो कि बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं, इन सब का प्रमोशन हो, जिससे आपका जो बर्थ रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो कम हो सके। तो ये सब कुछ प्रोविजंस इंक्लूडेड थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया, कुछ प्रोग्राम नहीं लाया, बस इंप्लीमेंटेशन में कमी है ना। तो इससे इस चैप्टर से आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा। अब ये पूरे चैप्टर का ग्लोसरी दे रखा है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको जब ये PDF शेयर होगी तो आप आराम से जाके इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना कि एडोलेसेंस हम किसको बोल रहे हैं, एलुवियल प्लेन, बेस पॉपुलेशन, बायोम, बर्थ रेट, डिप्रेशन, डेथ रेट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिपेंडेंसी रेशियो और इकोसिस्टम। ये सब हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप जाके ग्लोसरी एक बार पढ़ लेना इनकी डेफिनेशन। तो आई होप आप लोग को एक अच्छा इंसाइट मिला होगा आज की क्लास से कि हमें क्यों पॉपुलेशन पढ़ना ज़रूरी है ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन को पढ़ना। अब और बाकी आगे के लिए भी जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा और आपको अब ऐसा नहीं लगेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब से ह्यूमन ज्योग्राफी को भी आपको सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। तो इसको कवर करना पड़ेगा ही आपको डिलीजेंटली। तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को, अपना फीडबैक भी देते रहिए ताकि हम और फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कर सके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम 10th क्लास NCERT शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।